जैसे हम बात करें यहाँ पर जीके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं और साथ में उनका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये आप जानते हैं सभी। लेकिन 2022 का जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था उसका मोटिव क्या था, यानी उसका विषय क्या था। तो उसका मोटिव था मानवता के लिए योग। तो मानवता के लिए योग है यहाँ पर, उसका मोटिव था, थीम का था, ये कह सकते हैं। तो 21 जून 2022 को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, योग के बहुत सारे लाभ हैं। लोगों के जीवन पर इसके प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है उसमें मानवता के लिए योग को विषय को चुना गया था और इस विषय को हम बात करते हैं महामारी यानी कोविड-19 के दौरान योग द्वारा निभाई गई जो महान भूमिका को दर्शाने के लिए इसको चुना गया था। कोविड-19 के दौरान योग ने लोगों को न केवल अपने विवेक को बनाए रखने में मदद की बल्कि उनकी पीड़ा को भी यहाँ पर कम किया है। तो योग शब्द है संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो होता है युज और एक होता है युजिर। इन दो शब्दों से मिलकर के योग शब्द है वो बना है और इसका अर्थ होता है एक साथ या एकजुट होना। तो हम अगर बात करें 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए यानी यूएनजीए जो है यूएन की महासभा है, यूएनजीए तो यूएन की महासभा है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था और 11 दिसंबर 2014 को यूएनजीए ने आधिकारिक रूप से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में यहाँ पर घोषित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में ये मनाया जाता है 21 जून। तो ये 11 दिसंबर 2014 को यूएनजीए ने इसकी आधिकारिक रूप से यहाँ पर घोषणा की थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। ब्रह्म समाज के संस्थापक तो राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय वो रहे हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक। राजा राम मोहन राय को हम भारतीय नवजागरण के जनक के रूप में हम जानते हैं, राजा राम मोहन राय को। और उन्होंने 1828 में क्या है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, 1828 में। और ये आधुनिक पश्चिमी विचारों पर आधारित था और ब्रह्म समाज के अनुसार जो है ईश्वर एक है और यह सभी अच्छी गुणों का केंद्र और स्रोत माना जाता है। अब ब्रह्म समाज के अगर हम संगठन की बात करें तो ये जैसे राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद हैं, तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पर कोई भी स्थापना नहीं करते हैं। आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज की स्थापना है दयानंद सरस्वती जी करते हैं। तो ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं दयानंद सरस्वती जी। और अगर हम बात करें अलीगढ़ आंदोलन की, अलीगढ़ आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद जो हैं वो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है, सर सैयद अहमद। तो सैयद अहमद हम ऐसे लिख सकते हैं, अहमद, ये अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। एक आता है प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वो है प्रार्थना समाज के, हम कह सकते हैं प्रार्थना किसकी करनी है, आत्मा के लिए करनी है। तो हम कह सकते हैं आत्माराम पांडुरंग है, आत्माराम पांडुरंग, ये प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास में ये फीफा का, जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है 2022 का, इसका आधिकारिक जो शुभंकर क्या था। 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ था, तो ईवा जो है, ईवा इसका आधिकारिक शुभंकर था। ईवा क्या होता है, हम बात करें ईवा, ये एक एशियाई शेरनी है जो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ईवा का क्या है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं एशिया की शेरनी है, एशियाई शेरनी है, उसका नाम है ईवा। और ये जो है ये नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है ईवा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है, भारत 2022 का आयोजन है, 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक यहाँ पर किया गया था भारत में। और ईवा का लक्ष्य है विश्व भर की लड़कियों और महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता तक कार्य करने के लिए प्रेरित करना था। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संसद का द्विसंसदीय विधानमंडल क्या है। जैसे हम बोलते हैं भारतीय संसद में
द्विसदन विधानमंडल है। द्विसदन विधानमंडल का मतलब क्या है कि भारतीय संसद है, उसमें राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है, तीनों है भारतीय संसद में। तो भारतीय संसद है, भारत की जो संसद है, भारत गणराज्य का सर्वोच्च जो विधायी निकाय है वो भारतीय संसद है। और भारतीय संसद में द्विसदनी विधायिका है। द्विसदनी विधायिका में भारत के राष्ट्रपति और 2 सदन आ जाते हैं। दोनों सदन कौन कौन से? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। राज्यसभा है वो राज्यों की परिषद कहलाती है, और लोकसभा हम जानते ही हैं जहाँ जिसके हेड है पीएम रहते हैं। तो राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका असीम है। संसद के किसी भी सदन को बुलाने या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति है राष्ट्रपति के पास में होती है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री और उसका जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर ही कर सकता है। और संसद के किसी भी सदन में निर्वाचित या मनोनीत, जो भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, या संसद के किसी भी सदन में निर्वाचित संसद सदस्य के रूप में उसको जाना जाता है, जो भी या तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको मनोनीत किया गया हो या किसी भी सदन में कोई निर्वाचित किया गया हो, उसको हम संसद सदस्य के रूप में जानते हैं, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो। लोकसभा में जो है एकल सदस्यीय जिलों और संसद सदस्यों में भारतीय जनता के द्वारा मतदान के द्वारा यहाँ पर सीधे चुने जाते हैं। भारतीय जनता यहाँ पर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं भारतीय जनता है, सीधे मतदान के द्वारा चुनती है। और कौन सा मतदान होता है? वो एकल सदस्यीय मतदान होता है। और राज्यसभा का चुनाव है सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, वो राज्यसभा का चुनाव है, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाता है। यानी राज्यसभा के जो सदस्य आते हैं सभी राज्यों से, यानी सभी राज्यों की जो विधानसभा है उनके सदस्य आते हैं, उनके द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा राज्यसभा का जो सदस्य है उनका चुनाव किया जाता है। और संसद के पास अगर हम बात करें, लोकसभा में जो है 543 सीटें हैं वर्तमान में, और राज्यसभा में जो है संसद के पास में 245 स्वीकृत संख्या है। इसमें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता से 12 नामांकित व्यक्ति यहाँ पर शामिल हैं। यानी राज्यसभा में 12 नामांकित व्यक्ति भी शामिल किए जाते हैं और लोकसभा में 2 मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, एक हमारे पास में एक साइंस का क्वेश्चन है, जैसे ये है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या हो सकता है? यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हम बोल सकते हैं, CaO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों के साथ में ये पाया जाता है। और यह अधिकांश भूवैज्ञानिक संरचनाओं की तलछटी चट्टानों में ये पाया जाता है। चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग के लिए बुनियादी कच्चा माल है, और ब्लास्ट फर्नेस में लोहे अयस्क को गलाने के लिए चूना पत्थर आवश्यक होता है। चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 है। और ये क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, चूना पत्थर जो है क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, और यह एक प्रकार का हम कह सकते हैं भुरभुरा चूर्ण है। चूना पत्थर जो है वो भुरभुरा चूर्ण है, और जब इसे 12,000 या हम कह सकते हैं 1200 डिग्री सेल्सियस तक या गर्म किया जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर देता है? विघटित कर देता है। तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को पारित करके कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? जैसे CaOH2 + CO2, यानी हम कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड हमने ये पारित कर दिया है, तो इससे क्या बन जाएगा? CaOCO3 बन जाएगा, CaOCO3 + H2O बन जाएगा, H2O। और ये चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक तरीके से हम कह सकते हैं बुझा हुआ चूना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये पानी में घुलनशील होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य जो नाम होता है वो चूना होता है, चूना भी हम कह सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूना भी कह सकते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है, चूना भी हम बोल सकते हैं इसको। पानी और गिल्सराइल में घुलनशील होता है। एक होता है कैल्शियम सल्फेट, ये हम देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट है उसको हम जिप्सम भी कह सकते हैं। ये जो कैल्शियम सल्फेट दिख रहा है आपको तीसरे नंबर पर, उसको हम जिप्सम भी बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट को।
और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 होता है रासायनिक सूत्र, और ये पानी में घुलनशील हो जाता है। यानी कैल्शियम सल्फेट है वो पानी में घुल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड है वो पानी में और जो ग्लिसराइल है उसमें घुल जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, इसका सूत्र होता है CaOH2, ये हमारा पानी में घुल जाएगा। और इसका बुझा हुआ चूना हम कह सकते हैं, नॉर्मल नाम है, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है हमारे पास में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। यहाँ पर हमें जीवाश्म ईंधन दिखा रखे हैं, तो कौन सा यहाँ पर जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला जो है, कोयला यहाँ पर जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे कि गर्मी और दाब में दबे हुए जीवों के अवायवीय अपघटन के द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये जीवाश्म ईंधन में उच्च प्रतिशत कार्बन ये बनाते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस है, ये जीवाश्म ईंधनों में उच्च प्रतिशत कार्बन होता है। जो हमारे कोयला होता है उनमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन होता है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर हम कह सकते हैं प्राकृतिक गैस हो गया। जीवाश्म ईंधन जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, और उनकी ऊर्जा को निष्कासित करने के लिए उन्हें जलाया जाता है। और ये वातावरण में जो भी जीवाश्म ईंधन रहेंगे वो वातावरण में क्या करेंगे, वातावरण में सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ऐसी गैसों को वो निष्कासित करते हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव या प्रदूषण का वो कारण बनती है। इसलिए भारत जो है जीवाश्म ईंधनों को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहा है, और नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है उनकी तरफ भारत है बढ़ रहा है, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाया जा सके। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा योजना आयोग की स्थापना। तो योजना आयोग है, पहले वित्त आयोग चलता था, अभी योजना आयोग की स्थापना कर दी है। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950, अभी वित्त आयोग आ गया, पहले योजना आयोग चलता था, तो 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और केसी नेगी की अध्यक्षता में सलाहकार योजना बोर्ड ने योजना आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी, और योजना आयोग को यहाँ पर अगस्त 2014 में यहाँ पर योजना आयोग है उसको समाप्त कर दिया जाता है। और योजना आयोग की जगह अब जो आयोग है वो नीति आयोग ने अभी योजना आयोग की जगह क्या आया, नीति आयोग आया है। यानी उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया है, और वो नीतियाँ बनाने का काम करेगा। और प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। कौन रहेंगे अध्यक्ष? PM रहेंगे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, MK गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? क्योंकि महात्मा गांधी बोला जाता है उनको, MK गांधी। तो महात्मा की उपाधि उन्होंने किसके द्वारा प्राप्त की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उनको महात्मा की उपाधि देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने MK गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर है भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रसिद्ध लेखक, और हम कह सकते हैं एक संगीतकार भी ये थे। उनका उपनाम जो है भानु सिंह ठाकुर था। रविंद्रनाथ टैगोर है, उनका दूसरा नाम भानु सिंह ठाकुर था। उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर है, उनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीतों की यहाँ पर रचना की है। और टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे जिनको पहला साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर हम बात करें सरदार पटेल की, सरदार पटेल कौन है? तो ये भारतीय बिस्मार्क के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत में किसके नाम से जानते हैं? बिस्मार्क के नाम से जाने जाते हैं सरदार पटेल जी। और वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पटेल को समर्पित एक स्मारक है, और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने देश में एकता का काम किया है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार पटेल का जन्म है उसको मनाया जाता है। दूसरे आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ये भारत के पहले फर्स्ट प्रधानमंत्री रहे हैं, और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी ये पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। और आत्मकथा इनकी है एक आत्मकथा, जो इन्होंने आत्मकथा लिख रही है अपनी, वो किस नाम से लिखी है? वो लिखी है एक आत्मकथा के नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू जी ने ही लिखी है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो नेहरू लिखने वाले हैं। और सरोजिनी नायडू की बात करें, सरोजिनी नायडू है, ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली ये पहली महिला थी सरोजिनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है करंट से, हम मान सकते हैं 26 जून 2022 को किस राज्य की रणजी क्रिकेट टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है?
तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने यहाँ पर रणजी क्रिकेट टीम में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब यहाँ पर जीता है। 26 जून 2022 को बेंगलुरु में हुआ था, चिन्नास्वामी स्टेडियम में। मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हरा करके अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीता था। और मध्य प्रदेश ने चौथी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 108 रन बना करके ये ट्रॉफी जीती थी। और 41 खिताबों के बाद मुंबई के नाम सबसे ज़्यादा खिताब जीतने का रिकॉर्ड यहाँ पर है। यानी मुंबई ने टोटल 41 खिताब यहाँ पर जीते हैं जो रणजी ट्रॉफी चल रही थी। और मुंबई ने आखिरी बार 2015-16 में खिताब जीता था। और 2022 में अगर बात करें क्रिकेट से जुड़े, जैसे कि हम बात करें इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट हैं, इंग्लैंड के बल्लेबाज रूट ने 10,191 टेस्ट क्रिकेट रन पूरे किए हैं। और भारत के पूर्व बल्लेबाज थे सुनील गावस्कर, उन्होंने 10,122 रनों के रिकॉर्ड को यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने सुनील गावस्कर जी हैं, उन्होंने 10,122 रन बनाए थे। लेकिन इंग्लैंड का एक बल्लेबाज है रूट, उन्होंने 10,191 रन बना लिए हैं टेस्ट में। और 6 मार्च 2022 को भारत के स्पिनर थे रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कपिल देव के 434 विकेट के जो रिकॉर्ड था उनको पीछे छोड़ दिया है। ऋषभ पंत है, उन्होंने फरवरी 2022 में 15वें वार्षिक जो ESPN क्रिकेट इन्फो पुरस्कार में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रनों की श्रृंखला विजेता पारी के लिए शीर्ष टेस्ट बल्लेबाजी यहाँ पर पुरस्कार जीता है। और काइल जेमिसन है, उन्होंने 31 रन देकर के 5 विकेट लेने पर, जिससे न्यूजीलैंड को पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप बनने में मदद मिली, टेस्ट गेंदबाजी का पुरस्कार उनको मिला है। तो इस तरीके की न्यूज़ हैं वो क्रिकेट से आती हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम हमारे देश के राष्ट्रपति के बारे में। द्रौपदी मुर्मू हैं, भारत की किस जनजाति से संबंधित हैं, यानी कौन सी जनजाति से आती हैं, तो संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। भारतीय देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी भारत की संथाल जनजाति से है। और वह 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली झारखंड की पहली राज्यपाल है, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल है झारखंड में राज्यपाल के रूप में पूरा किया है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामित होने वाली पहली व्यक्ति पुरुष या महिला एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और वह 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की आधिकारिक उम्मीदवार है। और उन्होंने पहले 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्य किया है। संथाल भारत की बहुसंख्यक जनजातियों में से एक है, जो एक व्यवस्थित कृषि जनजाति है। झारखंड में संथालों की जनजाति आबादी सबसे अधिक है। और भील कोरियन समूह में एक स्वदेशी जनजाति है, जो भील है, यहाँ पर भील की बात करें तो ये कोरियन समूह में एक स्वदेशी जनजाति है। और हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले बसने वाले भील थे। और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भील मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति थे। और अगर हम बात करें खासी जनजाति की, खासी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मेघालय की एक स्वदेशी जनजाति है, जिसकी आबादी पड़ोसी राज्य असम के सीमावर्ती क्षेत्रों और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में से आ जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अनुवांशिकी के जनक के बारे में। अनुवांशिकी के जनक जो कहे जाते हैं वो ग्रेगर मेंडल हैं, यहाँ पर ये अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। मटर के पौधे पर अपने काम के माध्यम से वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की इन्होंने खोज की है। उन्हें अनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है, ग्रेगर मेंडल को। और TH मॉर्गन को अनुवांशिकी में गुणसूत्र द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में उनकी खोजों के लिए 1933 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन को प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। एक जेम्स वाटसन है, जेम्स वाटसन को किस लिए ना जाना जाता है, जेम्स वाटसन फ्रांसीसी क्रिक और मॉरिस विल्किंस के साथ DNA अणु की दोहरी हेलिक्स संरचना की खोज करने का श्रेय इनको दिया जाता है। फिर एक है AI ऑर्पिन। AI ऑर्पिन जो है वो एक सोवियत जैव रासायनिक थे, जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति के अपने सिद्धांतों के लिए सबसे ज्यादा उनको जाना जाता है, AI ऑर्पिन को। उसके बाद में अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन देखते हैं क्रिकेट के बारे में। नॉर्मल क्वेश्चन है कि क्रिकेट गेंद का जो वजन होता है वो कितना होता है। इसका वजन होता है 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक क्रिकेट गेंद का यहाँ पर वजन होता है। और क्रिकेट की इस गेंद एक सख्त ठोस गेंद होती है, इसका इस्तेमाल क्रिकेट खेलने के लिए किया जाता है। और अगर हम बात करें क्रिकेट की गेंद में एक कॉर्क कोर घाव होता है जिस पर डोरी लगी होती है, और फिर एक चमड़े का आवरण होता है। और इसका निर्माण है प्रथम श्रेणी के स्तर पर क्रिकेट कानून के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
और एक क्रिकेट गेंद का जो प्रक्षेपक वक्र है वह हवा में और जमीन से बाहर गति के माध्यम से फेंका जाता है और गेंदबाज की कार्यवाही और गेंद की पिच की स्थिति से वो प्रभावित होता है। जबकि क्रिकेट की गेंद पर इष्टतम स्थिति प्राप्त करने के लिए काम करना है तो क्षेत्र रक्षण पक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका जो रहती है, हम कह सकते हैं क्रिकेट की गेंद है बेसबॉल की तुलना में कठिन और भारी होती है। और बाकी क्रिकेट से इस तरीके से क्वेश्चन आते नहीं हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं एक मंत्री के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे जुलाई 2021 में बच्चों को सीखने की जरूरतों से संबंधित यहाँ पर एक NIPUN भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो ये किसने किया है? ये थे रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे हैं उस समय 2021 में, रमेश पोखरियाल निशंक। और इन्होंने 5 जुलाई 2021 को NIPUN भारत कार्यक्रम की शुरुआत की थी। NIPUN का अर्थ होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी NIPUN भारत मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण विकसित करना है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा NIPUN भारत का क्रियान्वयन किया जाएगा। NIPUN भारत का उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य या जिला, ब्लॉक स्तर या स्कूल स्तर पर एक 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। और NIPUN भारत ने आधारभूत स्तर पर सीखने के अनुभवों को समग्र, एकीकृत, समावेशी, आनंददायक और आकर्षक बनाने की परिकल्पना की है। यह समग्र शिक्षा के केंद्र परियोजना के तत्वाधान में आता है। अगर हम बात करें कुछ और विभागों की, जैसे नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अध्यक्ष हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग के भी अध्यक्ष हैं, अंतरिक्ष विभाग के भी अध्यक्ष हैं। सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे हैं वो प्रधानमंत्री जी लेते हैं। उसके बाद में उस समय जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद थे, अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान उस समय शिक्षा मंत्री थे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं। और अगर हम बात करें G20 की बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि ये G20 किस देश ने 2022 में 17वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो 2022 में G20 की जो मेजबानी की थी वो इंडोनेशिया ने की थी। बाली शहर में होने वाला था ये 17वें ग्रुप ऑफ G20 शिखर आयोजन। दुनिया भर के विश्व नेता इंडोनेशिया में एकत्रित हुए हैं। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की जो थीम थी, एक साथ ठीक हो जाओ, मजबूत हो जाओ, इस तरीके की थीम थी इसकी G20 की। एक साथ हो जाओ, ठीक हो जाओ, मजबूत हो जाओ। अन्य विषयों के साथ वैश्विक आर्थिक सुधार, वैश्विक स्वास्थ्य, वास्तुकला, डिजिटल परिवर्तन, स्थायी ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित थे। बाली मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी वैश्विक विकास, खाद्य और ऊर्जा संरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तनों को पुनर्जीवित करने में ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को बात करते थे जो मूल रूप से G20 या 2022 शिखर सम्मेलन के भारत का एजेंडा था। G20 के बारे में बात करें, G20 या ग्रुप ऑफ 20 19 देशों और यूरोपीय संघ से बना एक अंतर सरकारी मंच था। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन और सतत विकास जैसे प्रमुख वैश्विक जो आर्थिक मुद्दे हैं उन पर केंद्रित था। वर्ष 2020 के लिए या वर्ष 2022 के लिए G20 की अध्यक्षता है वो इंडोनेशिया के पास है। और इसके बारे में है हम कुछ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।